हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं हमारे चैनल पर रीट एग्जामिनेशन के लिए और मैं आप लोगों के साथ में साइंस सब्जेक्ट को डिस्कस कर रही हूँ। टोटल 14 टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक नंबर 15 है और इस टॉपिक के अंदर हम लोग कृषि प्रबंधन, फसलें और उसके प्रकार के बारे में देखने वाले हैं। और हम लोग जो है वो टोटल 31 क्लासेस इसके डिस्कस कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है और इसके कंप्लीट नोट्स के लिए आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आप लोग जो है आप लोगों को क्लास मिलने के तुरंत बाद आप लोगों को इसकी पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी। और आपको पता है कि मैं मेरे नोट्स का जो सोर्स है वो हमेशा एनसीईआरटी की बुक रखती हूँ। तो ये जो टॉपिक है वो एक तो आप लोगों को एनसीईआरटी की 8th क्लास की बुक में मिलता है, उसके अलावा कृषि प्रबंधन, फसलें और उसके प्रकार में से कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे राजस्थान बोर्ड की बुक यानी आरबीएससी के क्लास 8th की बुक में भी अच्छे से दी हुई है। और उसमें से भी क्वेश्चन बने हैं, यानी कि दोनों 8th क्लास की जो बुक है एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों को कंबाइंड करके मैंने इस नोट्स को बनाया है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी की वीडियो को, और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप लोगों को इसकी पीडीएफ चाहिए तो। सबसे पहले देखेंगे फसल यानी कि क्रॉप्स। क्रॉप्स होता क्या है? क्रॉप्स का मतलब होता है जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाते हैं तो उसको हम लोग फसल बोलते हैं। यानी कि एक ही तरीके के पौधे, जैसे गेहूं है तो बहुत बड़े बड़े एरिया पर उगा देना। पता है ना कि फसल क्या होता है। जैसे बाजरा है तो बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत बड़ी जमीन पर उगा देते हैं, तो उसी को हम लोग क्रॉप बोलते हैं। ऋतुओं के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल। वन बाय वन पढ़ेंगे और इसके जो एग्जाम्पल होता है ना वो कई बार हम लोगों से पूछे जाते हैं और हम लोगों को याद भी नहीं रहते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर इसके साथ में इसकी ट्रिक भी दे रखी है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रबी की फसल। कि रबी की फसल जो होती है वो शीत ऋतु में उगाई जाती है, यानी अक्टूबर से मार्च के महीने में। अक्टूबर में बो रहे हैं, मार्च में निकाल रहे हैं। में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसलें कहलाती है। जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों और अलसी। अब एक के तो एग्जाम्पल हम लोग याद रख लेते हैं लेकिन कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने इसकी ट्रिक भी बनाई है। ट्रिक है इसकी रबी की फसल को याद करने की ट्रिक। ट्रिक है चना मसाला जोर गरम। अब यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, तो देखिए, च से हो गया चना, चना से तो चना, म से मटर, स से सरसों और ला से आलू और अलसी। आलू और अलसी, ल आ रहा है ना, तो इन दोनों में आलू और अलसी ये दोनों कंबाइंड है और इसको याद रखिए। जो से जऊ, र से राई, ग से गेहूं और म से मसूर। इस तरीके से ये जो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वो तो है ही, साथ ही साथ ये भी कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम है, जो एग्जाम्पल है जो इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये दोनों एग्जाम्पल्स आप लोग याद रखिएगा, क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे। दूसरी देख लेते हैं खरीफ की फसल। वह फसल जिसे वर्षा ऋतु में बोया जाता है, यानी वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली। भारत में वर्षा ऋतु जून से सितंबर तक रहती है। जैसे कि धान हो गया, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास आदि इसके एग्जाम्पल है। जिसकी ट्रिक हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक क्या है इसकी? कंजूस मामू ढेचू गधा आज बात करेगा। क्या है इसकी ट्रिक? कंजूस मामू ढेचू गधा आज बात करेगा। ये है खरीफ की फसल की ट्रिक। बार बार आप लोग इसको बोलेंगे ना तो आप लोगों को याद हो जाएगी। यहाँ पर क से हो जाएगा कपास, जू से हो जाएगा जूट, स से हो जाएगा सोयाबीन, एक म से मक्का और दूसरे मुंह से हो जाएगा मूंगफली। फिर आता है ग से गन्ना, ध से धान, अ से अरहर, ज से ज्वार, ब से बाजरा और त से तिलहन। तो इस तरीके से ये इसके कुछ यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं वो, और उसके अलावा जो एग्जाम्पल थे वो आप लोगों के ट्रिक के अंदर शामिल हो गए। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं तीसरी, जायद की फसल। यह मार्च से जून के मध्य की होती है। जैसे खरबूज, तरबूज, ककड़ी, लौकी आदि। यहाँ पर इसके हम लोग कुछ ट्रिक देख लेते हैं कि क्या ट्रिक है इसकी। ताऊ खीरा खाकर मरे लो। ताऊ खीरा खाकर मरे लो। त से तरबूज, ऊ से उड़द, खी से खीरे से खीरा, खा से खरबूज और क से ककड़ी, म से मूंग हो गया और ल से लौकी हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे और कुछ इसकी ट्रिक भी थी ताकि आप लोगों को आसानी से याद करने में जो है वो आसानी रहे। आगे हम लोग देख लेते हैं उपयोग के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। यानी कि इनका उपयोग किस तरीके से होता है। जैसे समान गुण वाली फसलें, जैसे कुछ अनाज, किसी से अनाज बनता है, किसी से दलहन बनता है, किसी से तिलहन, किसी से मसाले, ऐसे। फिर इनके कुछ एग्जाम्पल है और बाद में इनके कुछ उपयोग है। तो सबसे पहले देखेंगे अनाजी फसलें कौन कौन सी है, यानी ये सब अनाज है। जैसे गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये सब अनाज है। इनका उपयोग क्या है कि यहाँ पर रोटी और दलिया में इनसे बनाते हैं। दलहनी से सब दालें, जैसे अरहर हो गया, मूंग, चना, मसूर, उड़द, ये सारी दालें हो गई जिसे दाल बनाते हैं। तिलहनी से तेल बनता है, जैसे मूंगफली, तिल, अलसी, सरसों, सोयाबीन और अरंडी। तो ये तेल वाला इनका उपयोग हो गया। मसालों में मिर्च मसाले सारे, मिर्च, धनिया, अजवाइन, जीरा, हल्दी, इससे मसाले बनाते हैं हम लोग।
आगे देख लेते हैं फल सब्जियों में। फल सब्जियों में आम, बेर, मौसम्बी, भिंडी, लौकी, गोभी और टिंडा ये फल सब्जियां बनाते हैं। और अन्य में, अन्य फसलों में जिनसे औषधि और चारा होती है, जिनसे औषधि और चारे के रूप में उपयोग में हम लोग लेते हैं। आगे देख लेते हैं और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो खेती होती है या कृषि होती है या फिर जो फसल होती है, इसके अपने कुछ चरण होते हैं, अपने कुछ स्टेप्स होते हैं। जैसे एक फसल प्राप्त करने के लिए 7 चरणों से गुजरना पड़ता है। इसमें ये 7 चरण बहुत इंपॉर्टेंट है। वन बाय वन हम सब डिटेल भी देखेंगे इनकी। सबसे पहला आता है मिट्टी को तैयार करना, दूसरा आता है बुआई करना यानी बीज को बोना, तीसरा आता है खाद और उर्वरक देना, चौथा आता है सिंचाई करना, फिर खरपतवार से सुरक्षा करना, फिर उसको कट कर देना और उसके बाद में उसका करना भंडारण। ये 7 स्टेप इंपॉर्टेंट है। कई बार इसमें से पूछे भी जाते हैं कि कौन सा स्टेप है, या वन बाय वन स्टेप को आप लोग सीरीज में लगाइए। तो ये स्टेप वन बाय वन इसको ऐसे सीरीज में ही याद रखना पड़ेगा, यानी 1 to 7 जो इसकी सीरीज है ना, सीरीज वाइज ही आप लोगों को इनको याद रखना पड़ेगा। अब सबसे पहला स्टेप कौन सा है? सबसे पहला स्टेप है मिट्टी तैयार करना। तो इसकी डिटेल देखेंगे हम लोग कि मिट्टी तैयार कैसे करते हैं। कि फसल उगाने से पहले किसान सबसे पहले मिट्टी को तैयार करता है, जिसको हम लोग जुताई कहते हैं। अब जुताई किसको कहते हैं? मिट्टी को तैयार करने को जुताई करते हैं। और जुताई के लिए जो कौन कौन से जो है वो औजार उपयोग में लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। तो हल, कुदाली और कल्टीवेटर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ये आता है हल। ये देखिए, ये हल है। इसके अंदर क्या होता है? ये लकड़ी का बना हुआ होता है, जिसको हल शेफ्ट बोलते हैं। और दो बैलों के बीच में इस तरीके से इसको ऐसे सेट कर लिया जाता है। ठीक है। और यहाँ पर ये वाला जो इसका पोर्शन होता है, ये वाला, ये लोहे का बना हुआ होता है, ये वाला पोर्शन, जिसको फाल बोलते हैं। और यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से ये जो दिख रहा है ना, ये फाल है। यहाँ पर ये जो है वो ये फाल है। और ये वाला जो पोर्शन होता है, जो गायों के यानी बैलों के यहाँ के साइड में लगाते हैं, उसको बोलते हैं जोत। तो ये हल हो गया। उसके बाद में हम इसका देख रहे हैं जुताई करने के लिए कुदाली। ये कुदाली होती है। यहाँ पर इस तरीके से छड़ होती है, ये जोत होती है, मुड़ी हुई प्लेट होती है इसमें इस तरीके से, ये हैंडल होता है और ये पकड़ होती है। और कल्टीवेटर से करते हैं, कल्टीवेटर को ट्रैक्टर से चलाते हैं। जैसे ये आगे वाला ट्रैक्टर है और पीछे से ये ट्रैक्टर हो जाता है। ठीक है, इससे मिट्टी जो होती है वो उलट पुलट हो जाती है पूरी, ऊपर वाली नीचे और नीचे वाली ऊपर आ जाती है। ये पीछे वाला ये जो पोर्शन है ना, इसी को हम लोग कल्टीवेटर बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि जुताई के लिए यानी मिट्टी को तैयार करने के लिए हल का, कुदाली का और कल्टीवेटर का, यहाँ मैंने बता दिया ये हल है, ये सेकंड नंबर वाला कुदाली है और थर्ड ट्रैक्टर वाला कल्टीवेटर है। अब देख लेते हैं कि जुताई करने के क्या लाभ है। भाई जुताई करने से एक तो मिट्टी पोली हो जाती है, तो इसके लाभ क्या है, क्यों हम मिट्टी को पोला करते हैं? जुताई से क्या होता है, बीज ऊपरी परत से थोड़ा सा नीचे चला जाता है, यानी जो बीज जब हम डालते हैं तो वो ऊपर ऊपर नहीं रहते हैं। जब जुताई करते हैं ना, तो बीज नीचे तक भी जाते हैं, जिससे क्या होता है, अंकुरण आसानी से होता है और पानी वगैरह भी उसको आसानी से मिलता है और जड़ें भी अच्छी होती है। आगे देखते हैं हम लोग, नए पौधों की जड़ें आसानी से गहराई में चली जाती है और जड़ें आसानी से श्वास भी ले सकती है। भाई जड़ों का मजबूत होना जरूरी होता है, इसलिए मिट्टी को हम लोग सॉफ्ट करते हैं, ताकि जड़ें जो है वो मिट्टी में आगे गहराई में जा सके। आगे देख लेते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट कि मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव जीव जैसे कि केंचुआ आदि की वृद्धि करने से पोली मिट्टी सहायता करती है। यानी कि जो मिट्टी में रहने वाले लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं ना, वो मिट्टी को पोला करने से केंचुआ वगैरह जो होती है उनकी वृद्धि आसानी से होती है। अब हम लोग देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, बुवाई करना। यानी कि पहले तो मिट्टी को तैयार कर दिया, अब बीज को बोएंगे। क्या करते हैं, खेत की जुताई करने के बाद में बुवाई यानी कि बीजों को देते हैं। और बुवाई करने के लिए शीड ड्रिल, शीड शीड यानी क्या होता है, बोना। अब किसको बोते हैं हम लोग, बीजों को। तो बीज को इंग्लिश में शीड तो बोलते हैं, तो शीड ड्रिल। तो बीज बुवाई करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, शीड ड्रिल का। यहाँ पे इसकी ड्राइंग देख लेते हैं। ये होती है, यहाँ पर शीड ड्रिल्स होती है, ये शीड ड्रिल होती है। और ये हो जाता है बीज बोने का पारंपरिक तरीका। पारंपरिक यानी पुराने समय में बीजों को इस तरीके से बोया जाता था। ठीक है। आगे हम लोग देख लेते हैं खाद या उर्वरक। तीसरा पॉइंट था खाद या फिर उर्वरक को देना। क्या होता है खाद और उर्वरक और क्या महत्व है इसका फसल में? मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बनाए रखने और मिट्टी की उपजता व उर्वरता को बनाए रखने के लिए कुछ पदार्थ मिट्टी में हम लोग मिलाते हैं। यानी मिट्टी में पोषक, भाई प्लांट वगैरह को उगाते हैं तो उसको भी तो जो है वो भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए उसको पोषक तत्व देने पड़ते हैं और वो पोषक तत्व हम लोग खाद और उर्वरक से देते हैं, जिसको हम लोग खाद या फिर उर्वरक कहते हैं। ये खाद और उर्वरक वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है। आगे हम लोग कुछ अंतर देख लेते हैं और कौन-कौन से इंपॉर्टेंट उर्वरक और खाद है वो भी देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उर्वरक फिर खाद। क्या होता है उर्वरक? उर्वरक जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं। खाद जो होती है वो प्राकृतिक होती है। भाई प्राकृतिक है तो ज़्यादा अच्छी होती है, जो गोबर और पौधों के अवशेष के विघटन से हम लोग प्राप्त इसको करते हैं। और उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, खाद खेतों में बनाई जाती है। भाई ख से खेत हो गया, ख से खाद हो गया, तो इसका उत्पादन
फैक्ट्रियों में। भाई मानव बनाएगा तो मानव तो फैक्ट्रियों में ही बनाएगा। फिर देख लेते हैं, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होती है, यानी उर्वरक इतनी अच्छी नहीं होती है। जब खाद नहीं मिले ना तब उर्वरक का उपयोग करते हैं, और खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक से भी मिलती है लेकिन इतनी नहीं, प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती। आगे देख लेते हैं, उर्वरक से पादप पोषक, यानी उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। यानी जो हाथों से बनाते हैं, जो फैक्ट्रियों में बनती है, उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत होते हैं। लेकिन खाद में पोषक तत्व जो होते हैं वो तुलनात्मक रूप से कम होते हैं। अब हम लोग आगे देख लेते हैं, ये तो इनके अंतर हो गए जी, ये अंतर में से क्वेश्चन आता है, 4 पॉइंट मैंने बताए हैं। अब देखिए आगे नोट पॉइंट, इसमें से क्वेश्चन बनेगा और ये इंपॉर्टेंट है। उर्वरक के कुछ एग्जाम्पल जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश। पोटाश क्या होता है? NPK, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, पोटाश अलग है, पोटेशियम अलग है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है और इसको नोट पॉइंट में रखा है ताकि आप लोग याद रखें। और ये कुछ उर्वरक के नाम है। कई बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक है, या कौन सा खाद है, या कौन सा उर्वरक नहीं है, कौन सा खाद नहीं है। तो ये चीजें आप लोगों को उस समय में काम आएगी। आगे देख लेते हैं कि जैविक जो खाद होती है, उर्वरक नहीं, जैविक खाद के क्या लाभ होते हैं। मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि करती है, यानी कि खाद डालने से मिट्टी जो होती है वो बहुत ज्यादा पानी को एब्जॉर्व कर सकती है। मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, सरंध्रीय हो जाती है, जिससे गैसें का जो विनिमय होता है वो बहुत ईजी हो जाता है। मित्र जीवाणु यानी केंचुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है, और जैविक खाद से मिट्टी का जो गठन होता है वो भी सुधर जाता है, मिट्टी भी अच्छी हो जाती है। आगे चौथा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, सिंचाई की। भाई सिंचाई क्या होती है? निश्चित अंतराल पर खेत में जल देने की प्रक्रिया। भाई ये तो सबको ही पता है कि जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई के लाभ क्या है, क्यों हम करते हैं सिंचाई? तो जल के द्वारा पोषक तत्वों की आपूर्ति, यानी कि जल के द्वारा जल भी मिलता है और पोषक तत्व भी मिल जाते हैं, क्योंकि जल के अंदर भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। वाष्पोत्सर्जन के लिए पत्तियों को जल की आपूर्ति। भाई जब हम लोग क्रॉप्स उगाएंगे तो पत्तियां भी होगी उसके अंदर, तो उसको वाष्पोत्सर्जन भी चाहिए। तो वाष्पोत्सर्जन के लिए पत्तियों को जल चाहिए, तो जल उसको भी प्राप्त हो जाता है। और जल जो होता है वो बीजों के अंकुरण में भी सहायता करता है। आगे देख लेते हैं सिंचाई करने के कुछ स्रोत। ये इंपॉर्टेंट है, जो इनके स्रोत है ना, जैसे जुताई किससे कर रहे हैं, और जो है ना हम लोग खाद किससे दे रहे हैं, या फिर शीड किससे दे रहे हैं, सिंचाई किससे कर रहे हैं, तो इनके जो स्रोत है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो याद रखिएगा। तो इसमें पहला आता है मोट, जिसको घिरनी भी बोलते हैं। दूसरा आता है चेन पंप, ढेकली, और अगला आता है रहट या उत्तोलक तंत्र। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, देखिए ये होता है मोट। यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से जो है वो कुएं से पानी लेते हैं, और यहाँ से ये जो है वो डायरेक्ट जो है वो खेतों में दे दिया जाता है, तो ये मोट है। ये आता है चेन पंप, चेन को यहाँ से खींचा जाता है और डायरेक्ट जो है वो यहाँ से पानी आता है जो खेतों में निकल जाता है। ठीक है, और आगे आता है ढेकली। ढेकली भी इसी तरीके का होता है, यानी कि यहाँ से जो है वो इसको इस तरीके से खींचा जाता है, तो यहाँ से, यानी कि यहाँ से इसको ऊपर करेंगे, यहाँ से ऊपर करेंगे तो ये ऐसे नीचे चला जाएगा कुएं के अंदर। जैसे कुएं के अंदर जाएगा, बाल्टी भर के आएगी, और ये बाल्टी लेके और जो खेतों में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं, ये तो हो गए सिंचाई के जो पुराने तरीके, यानी पुराने समय में जो तरीके, पारंपरिक तरीके थे ये। अब देख लेते हैं सिंचाई की कुछ आधुनिक विधियां, जिसमें छिड़काव तंत्र जो आजकल के समय में किया जाता है, और दूसरा आता है ड्रिप तंत्र। ड्रिप से और छिड़काव से, छिड़काव की करते हैं और ड्रिप भी करते हैं। छिड़काव तंत्र जो है वो कॉफी के लिए जो है वो जरूरी है, यानी कॉफी की खेती जो है वो छिड़काव तंत्र द्वारा करते हैं। और फलदार पौधे होते हैं, और उसके अलावा जो बगीचे होते हैं, जो बाग बगीचे होते हैं, गार्डन्स होते हैं, जहाँ पर बहुत सारे वृक्ष वृक्ष लगाए होते हैं, तो वहां पर ड्रिप तंत्र का उपयोग करते हैं। अब देख लेते हैं हम लोग, देखिए ये जो होता है वो छिड़काव तंत्र, यानी मशीनें ऑटोमेटिक कुएं से सेट कर लेते हैं और अपने आप जो है वो पानी छिड़कता रहता है। ठीक है, और दूसरा हम लोग देख लेते हैं ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र में क्या होता है, यहाँ से मशीनें ऑलरेडी सेट कर लेते हैं, और यहाँ से अपने आप जो बूंद बूंद करके जो है वो पानी जाता रहता है। यहाँ पर छिड़काव होता है पानी का, ऐसे स्प्रिंग होती है फव्वारे की तरह, और यहाँ पर बूंद बूंद करके पानी जाता रहता है। आगे देख लेते हैं हम लोग अगला 5वां पॉइंट, खरपतवार से सुरक्षा। क्या होती है खरपतवार? खेत खेत में जब पेड़ पौधे उगते हैं ना, तो कई अवांछित पौधे प्राकृतिक फसल के साथ में भी उग जाते हैं। यानी ऐसे पौधे जिनकी हम लोगों को जरूरत नहीं थी, जैसे मान लीजिए हम लोगों ने गेहूं की फसल उगाई, तो गेहूं के साथ में कुछ दूसरा भी उग गया जिसकी हम लोगों को जरूरत नहीं होती है, तो ये अवांछित अननेसेसरी प्लांट्स होते हैं, उसी को हम लोग खरपतवार बोलते हैं। और खरपतवार हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो निराई कहलाती है। और खरपतवार को खुरपी या फिर हैरो से हटाते हैं। और कई बार जो होता है वो खरपतवार नाशी के लिए छिड़काव भी करते हैं, तो ये व्यक्ति है और ये खेतों के अंदर छिड़काव कर रहा है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार को नियंत्रण कर लिया जाता है, जिसे हम खरपतवार नाशी बोलते हैं, जैसे कि 2,4-D। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा।
ठीक है, आगे ये देखिए यहाँ पर जो है वो खरपतवार नाशी का छिड़काव कर रहा है, और ये छिड़काव खरपतवार जो होते हैं वो रसायनों के द्वारा किया जा रहा है, खरपतवार का नियंत्रण। आगे देख लेते हैं हम लोग कटाई। कटाई क्या होता है भाई, फसल पक गई, अब फसल की कटाई करेंगे। फसल की कटाई फसल के पक जाने के पश्चात करते हैं। कटाई के लिए दरांती का उपयोग करते हैं। ये दरांती हो गई, इस तरीके से काटते, ये दरांती है, ठीक है। इसको हम लोग सिकल भी बोलते हैं इंग्लिश में। फसल के कट जाने के पश्चात उसकी कटाई करते हैं, और कटाई करने के लिए दराती का उपयोग व हार्वेस्टर मशीन का भी उपयोग करते हैं। काटी गई फसल से बीजों और दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग किसको बोलते हैं, ये याद रखिएगा कि फसल को काट लिया, अब दानों को और बीजों को अलग अलग करेंगे, क्योंकि जो काटी हुई फसल होती है उसके अंदर कचरा भी होता है, तो उसको अलग करने के लिए हम उसको अलग करते हैं, जिसको थ्रेसिंग बोलते हैं। और यह कार्य कई बार कंबाइन मशीन के द्वारा भी करते हैं, या फिर फटा करने की प्रक्रिया जो होती है वो विनोइंग कहलाती है। यानी कि थ्रेसिंग किसको बोलते हैं, थ्रेसिंग प्रोसेस है, यानी कि दानों और बीजों को अलग करना भूसे से, थ्रेसिंग कहलाता है। और ये थ्रेसिंग का काम किससे करते हैं, तो एक तो कंबाइन मशीन द्वारा करते हैं, और या फिर फटक कर यानी कि विनोइंग यानी पटक पटक कर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाता है कंबाइन मशीन, ये कंबाइन मशीन है, और दूसरा विनोइंग यानी कि फटकने वाली मशीन। आगे देख लेते हैं, इस तरीके से 6 पॉइंट हो गई, कटाई हो गई। अब कटाई करने के बाद में ऑब्वियसली भंडारण करेंगे। फसल के बन जाने पर उन्हें भंडार गृह में भंडारित कर दिया जाता है। ये कुछ बड़े बड़े भंडार गृह होते हैं, देख लीजिए यहाँ पर, और यहाँ पर इन लोगों को स्टोर करके रख दिया जाता है। ये सारी जो चीजें थी वो मैंने एनसीईआरटी और आरबीएसई में से ली है, और ज्यादातर चीजें एनसीईआरटी में से ली है। लेकिन अब जो चीजें आएगी ना, राजस्थान में कौन कौन सी जगह पे उगाई जाने वाली फसलें होती है, ये चीजें आप लोगों को आरबीएसई की 8th क्लास की बुक में मिलेगी। ये चीजें एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, 8th क्लास की बुक में। और इसमें से क्वेश्चन बना है 2022 में, जब मैंने क्वेश्चन दिया था तब हमारे इसमें से क्वेश्चन बना था, और तब ये टॉपिक मैंने नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये टॉपिक उस टाइम पे जो है वो न्यू इंक्लूड हुआ था। और जब क्वेश्चन आया तो हमको ये लगा जैसे ये जीके का क्वेश्चन भूल से साइंस में दे दिया है, लेकिन जब बाद में एनालाइज किया, आरबीएसई को अच्छे से देखा, तब पता चला कि आरबीएसई में से भी क्वेश्चंस बनते हैं, और जीके का क्वेश्चन नहीं था, ये भी आप लोगों के साइंस का क्वेश्चन था। तो इसको याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन बना भी है, और हो सकता है इस बार भी बने, क्योंकि लास्ट टाइम भी बना था। तो राजस्थान के विभिन्न जिलों में उगाई जाने वाली फसलें देखिए, यहाँ पर फसल देखेंगे और यहाँ पर जिले देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये फसल है बाजरा। अब बाजरा का जो उत्पादन है वो अलवर जिले में, जयपुर जिले में और नागौर जिले में। और भी बहुत सारे 3-4 नाम और थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर क्या याद रखना है, सारे सारे जिले याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आगे आगे वाला जिला याद रखना है। यानी कि इसका मतलब क्या है कि यहाँ इसका मतलब ये है कि अलवर में सर्वाधिक होता है, उसके बाद में जयपुर में, उसके बाद में नागौर में। उसी तरीके से मक्का पहले चित्तौड़गढ़ में सर्वाधिक, उसके बाद में उदयपुर में, उसके बाद में भीलवाड़ा में। लेकिन हम लोगों को यहाँ पर सारे सारे नाम याद नहीं रखने हैं, सिर्फ आगे आगे वाला नाम ही याद रखना है, और यही क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पीछे वाला आप लोगों को याद नहीं रखना है, सिर्फ आगे वाले नाम याद रखने हैं। तो पहला आता है बाजरे। बाजरे का उत्पादन अलवर में होता है। इसके हम लोग ट्रिक भी देख लेते हैं। जैसे देखिए बाजरा है, तो बाजरे को हम लोग खाते हैं, तो खाने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कड़ी खाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर हम लोग अलवर को आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं आलू से या परवल से, परवल या अलवर, ठीक है। तो मैच हो गया, तो बाजरे के साथ में आप लोग परवल की अरवल की सब्जी खा सकते हो, तो यहाँ से हो गया आप लोगों के अलवर, ठीक है। दूसरा आता है मक्का। मक्का क्या होता है, मक्के का भुट्टा होता है इस तरीके से, तो उसको तोड़ना क्या होता है, मुश्किल होता है, तो तोड़ से क्या आ गया, चित्तौड़गढ़। उसके बाद में आता है ज्वार। ज्वार को अजमेर। ज्वार को क्या करना है, ये ज्वार किसका है, जैसे मान लीजिए मेरे घर पे ज्वार पड़ा है, तो मैं क्या बोलूंगी, ये ज्वार किसका है, ये ज्वार मेरा है, तो ज्वार मेरा से अजमेर। तो आप लोग इसको साथ साथ ट्रिक के साथ में याद रखेंगे तो याद भी हो जाएगा। चावल क्या आ गया, आप लोगों के नाम क्या आ गया, चावल। अब चावल को आप लोग इस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे चावल का हो गया हनुमानगढ़। चावल खाने से क्या होता है, किसी भी व्यक्ति का मान बढ़ सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, चावल खाने से हमारा क्या होता है, मान बढ़ जाएगा। ये सिर्फ याद करने की ट्रिक्स है, फनी ट्रिक्स, ताकि आप लोगों को याद रहे, ठीक है। दूसरा आता है गंगानगर में क्या उगाते हैं, गेहूं, तो ग से गंगानगर, ग से गेहूं, याद हो गया। फिर आता है जो से जऊ, और ज से जयपुर, जऊ जय, ये तो अपने आप ही याद रह जाएगा, मैच करता हुआ है। फिर आता है मोट से चूरू, मोट से हो गया चूरू। इसकी ट्रिक जो है वो आप लोग खुद बनाएंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे, क्योंकि इसकी ट्रिक मुझे नहीं आ रही है अभी, ठीक है। तो ये जो ट्रिक्स है ना, मैंने बनाई नहीं है ऑलरेडी, पहले से ही बना के नहीं रखी है, मैं अभी इंस्टेंट बना रही हूँ, तो जो जैसे मुझे याद आ रहा है वैसे इसकी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे ट्रिक। आगे देख लेते हैं हम लोग चना। चना जो है वो हनुमानगढ़। भाई चावल और चना,
दोनों कहाँ आ रहे हैं? हनुमानगढ़ में आ रहे हैं। ऐसे देख लीजिए, चावल और चना दोनों हनुमानगढ़ में है, तो चावल खाने से भी हमारा मान बढ़ेगा और चना खाने से भी हमारा मान बढ़ जाएगा। तो चावल और चना खाने से हमारा मान बढ़ जाता है, हनुमानगढ़। आगे आता है मूंग, मूंग से नागौर, मूंग। अब देखिए, गोर से हो गया गोरा, और मूंग खाने से हम कैसे हो जाते हैं? गोरे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? गोरे। मूंग खाने से हम लोग गोरे हो जाते हैं। फिर आता है चवला, चवला से हो गया सीकर, चवला से हो गया ये। इसकी भी ट्रिक आप लोग मुझे कमेंट करेंगे, क्योंकि मुझे इंस्टेंट नहीं आ रही है। आगे आ रहा है अरहर, अरहर से उदयपुर। भाई उदयपुर में बहुत सारे मंदिर वगैरह हम लोग देखते हैं, बहुत सारी दर्शनीय चीजें हैं, जैसे महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप है, तो महाराणा प्रताप को हम लोग क्या बोलते हैं? महाराणा प्रताप जब युद्ध करने के लिए जाते थे तब बोलते थे ना, हर हर महादेव। तो हर हर और उदयपुर, तो हर हर से आप लोग उदयपुर को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं मूंगफली, मूंगफली का हो जाता है बीकानेर। तो बीकानेर की नमकीन प्रसिद्ध है, और जो बीकानेर की नमकीन है उसके अंदर क्या होती है? मूंगफली होती है, तो बीकानेर से मूंगफली। फिर आ जाता है सरसों, सरसों आ जाता है श्री गंगानगर। भाई गंगानगर पंजाब के पास में है, याद रखिए, गंगानगर जो है वो पंजाब के पास में है, और पंजाब के लोग क्या खाते हैं? जो खाते हैं सरसों की सब्जी, मक्के की रोटी। तो यहाँ पर सरसों गंगानगर से कनेक्ट हो गया। फिर देख लेते हैं हम लोग तारा मीरा, तारा मीरा यानी कि गंगानगर। गंगानगर जो है वो हम जैसे मान लीजिए ऐसे आप लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे गंगानगर है तो गंगा बहती है, और गंगा जो है वो गंगा, जैसे गंगा हो गया, तारा हो गया, मीरा हो गया। मीरा भी किसी का नाम है, तारा भी किसी का नाम है, गंगा भी किसी का नाम है। तो तारा मीरा और गंगा, तारा मीरा गंगा तीनों क्या है? सहेलियां हो गई। तो ऐसे याद रख सकते हैं, बार बार आप लोग इसको ट्रिक के साथ भी याद रखिए, अपने आप याद हो जाएगा। फिर आता है सोया, झालावाड़, झालावाड़ में आ रहा है सोयाबीन, यानी कि झालावाड़ और सोयाबीन, यानी कि झाला, जैसे हम लोग मारवाड़ी में बोलते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ की साइड में बोलते हैं झाला, झाला यानी पकड़ना। तो हम झाल रहे हैं, किसको झाल रहे हैं? सोए हुए इंसान को झाल के रख रहे हैं। जैसे जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि कोई सो रहा है तो उसको पकड़ो। तो जैसे ये हिंदी में हो गया कि कोई सो रहा है तो उसको पकड़ो, तो अब हम लोग इसको मारवाड़ी में बोलते हैं कि भाई सूते हुए मिनक ने झाल देनो। तो आप लोग इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं, सोया से हो गया आप लोगों के झालावाड़। फिर आता है कपास, कपास हनुमानगढ़। भाई हनुमान जी को हम लोग क्या जलाते हैं? कपास से उनको ज्योति करते हैं ना, तो कपास से हो गया हनुमानगढ़। फिर आता है जीरा। ये क्वेश्चन आप लोगों की रीट 2021 में, मैंने अभी बताया ना, इसमें से क्वेश्चन बना है रीट, या फिर 2021 में क्वेश्चन बना है या 22 में बना है, मुझे अच्छे से याद नहीं है, लेकिन जब मैंने ये वाला पेपर दिया था तब ये क्वेश्चन बना था, जीरे वाला। और ज से जीरा हो गया, ज से जालौर हो गया। फिर आता है धनिया, धनिया से हो गया 12। यहाँ से आप लोग याद रखिएगा, जीरा का जालोर, ये क्वेश्चन आप लोगों के पहले बना है। यहाँ पर हो गया धनिया, धनिया से 12, यानी कोई भी चीज होती है उसमें हम लोग बार बार धनिया डाल के खाते हैं तो हम लोगों को अच्छा होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई सब्जी बना दी, सब्जी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? सब्जी के अंदर हम लोग बार बार ऐसे धनिया ऊपर डालते हैं तो वो कितने अच्छी लगती है। तो बार बार क्या डाल रहे हैं हम लोग? सब्जी में धनिया डाल रहे हैं। तो ये कुछ ट्रिक के साथ में मैंने आप लोगों को बता दी। आगे हम लोग देख लेते हैं राजस्थान की कुछ प्रमुख फसल और सब्जियां, इनके उत्पादक जिले भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला आता है संतरा, संतरा से हो गया झालावाड़। तो अभी हम लोगों ने देखा था यहाँ पर झाल रहे हैं हम लोग, किसको झाल रहे हैं? सोए हुए इंसान को। तो सोया से सोयाबीन हो गया था, और यहाँ पर भी झाल रहे हैं, किसको झाल रहे हैं? संतरे को। संतरा क्या आ रहा है? तरा, तरा यानी कि जो हम लोगों को ऐसा, यानी कि संत, संत को भी हम क्या कर रहे हैं? जैसे आ रहा है ना संत, संतरा यानी कि संत जी जा रहे हैं और हम उनको क्या कर रहे हैं? झाल रहे हैं। भाई महाराज जी को मना कर रहे हैं, भाई संत साहब आप जाइए मत, तो संत जी को क्या कर रहे हैं? झाल रहे हैं। ठीक है। फिर आता है नींबू, नींबू, नींबू का अंदर वाला पोर्शन कैसा होता है? सफेद, सफेद को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं? धौला। पता है ना, आप सब मारवाड़ी से ही हो, राजस्थान से हम लोग धौला बोलते हैं ना, दौड़ो दौड़ो नींबू। तो यहाँ पर हो गया धौलपुर से नींबू हो गया। भाई नींबू, भाई वैसे तो नींबू पीला होता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पर हम लोग इसको देख रहे हैं भाई कि भाई नींबू जो है वो अंदर से सफेद होता है, धोला होता है, तो अंदर से नींबू कैसा है? सफेद। फिर आता है अमरूद, अमरूद, सवई। ठीक है, अमरूद, जैसे सवई, सवई को क्या खाना पसंद है? सवई नाम का कोई व्यक्ति है, उसको अमरूद खाना पसंद है। फिर आता है मटर, टमाटर, बेर और आंवला। ये जयपुर। इसकी ट्रिक आप लोग मुझे बता दीजिए, मुझे याद नहीं है। ठीक है, मतलब मैं ये सारी ट्रिक जो है वो मैंने पहले नहीं बना के रखी है, मैं इंस्टेंट ही ये सारी ट्रिक बना रही हूँ, अभी बना रही हूँ, है ना। तो मुझे इतनी नहीं पता है, जो जो मुझे याद आ रही है तो वैसे ही मैं बना रही हूँ। आप लोग ऐसे कनेक्ट करके उसको और जो मैंने बोली है वो आप मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी हेल्प मिले। आगे देख रहे हैं मतीरा, मतीरा से टोक। भाई मतीरा, मतीरा
यानी क्या होता है, जो मारवाड़ी में बोलते हैं जिसको कालिंगा बोलते हैं। भाई कालिंगा खाने का बहुत अच्छा होता है, गर्मी हमारे राजस्थान में बहुत पड़ती है, उसको हम लोग खाते हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। तो मतीरे को खाते हुए कोई टोके ना तो हमको मजा नहीं आता, क्योंकि गर्मी होती है, एक तो गर्मी लग रही है, ऊपर से कोई रोक टोक कर रहा है, तो रोक टोक मतीरे को खाते हुए भाई हमको कोई टोको मत। फिर आता है मिर्ची। मिर्ची से हमारा हो गया राजस्थान का मस्त मिर्ची बड़ा, और मिर्ची बड़ा सवाई को बहुत पसंद है। तो सवाई को दो चीजें पसंद है, एक तो सवाई को क्या पसंद है, एक तो सवाई को अमरूद खाना बहुत पसंद है, और दूसरा सवाई को क्या खाना पसंद है, सवाई को खाना पसंद है मिर्ची बड़ा। तो सवाई से हो गया सवाई माधोपुर। दूसरा आ रहा है अदरक और उदयपुर, इसको तो आप लोग अ और ऊ से याद रख सकते हैं। फिर आता है लहसुन से कोटा। भाई कोटा है, कोटा क्या है, शिक्षा का हब है, लेकिन जब ऑनलाइन कोचिंग आई तो सारा कोटा क्या कैसा हो गया, सूना हो गया। तो लह से हो गया सून, लह सून, तो कोटा कैसा हो गया, सूना हो गया। उसके बाद में हम लोग देख रहे हैं माल्टा, मौसम्बी और अंगूर। तो ये हो गया श्री गंगानगर, इसकी आप लोग ट्रिक कमेंट करेंगे। फिर आता है बीकानेर। भाई बीकानेर में हम लोगों ने अभी देखी थी, बीकानेर की क्या फेमस थी, बीकानेर की मूंगफली, क्योंकि बीकानेर की चीज से नमकीन फेमस है, और नमकीन में क्या होती है, नमकीन के अंदर होती है मूंगफली। अब मूंगफली को, भाई मूंगफली को तो हम लोगों ने खा लिया, लेकिन अब हम लोग खा रहे हैं भेलपुड़ी। क्या खा रहे हैं, भेलपुड़ी। तो भेलपुड़ी के अंदर बीकानेर की भेलपुड़ी खाई। भेलपुड़ी में हम लोगों ने क्या क्या डाला, एक तो डाली नमकीन, और दूसरी हम लोगों ने भाई टमाटर आलू प्याज तो डाल रहे हैं, साथ साथ में हम लोग ककड़ी भी कट करके डाल रहे हैं। ठीक है, तो बीकानेर के लिए ककड़ी कनेक्ट हो गई। फिर आता है खरबूजा। खरबूज 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 खाते टाइम जैसे हम लोगों को देखिए पाल, मारवाड़ी में जो पालना, पाली पाली हो गया। अब जैसे मारवाड़ी में बोलते हैं ना कि भाई हूँ है काम करो मैंने कोई पालो मती, मारवाड़ी में बोलते हैं, आप सब मारवाड़ी के हो, मारवाड़ी समझ में आ रही होगी। भाई हूँ है काम करो मैंने कोई पालो मती, तो हूँ खरबूजो खावान खरबूजो खाते मैंने कोई पालो मती, मती रो खाते मैंने कोई टोको मती, खरबूजो खाते टोने मैंने कोई पालो मती। ठीक है, आगे हो जाता है आम और अजवाइन से चित्तौड़गढ़। इसकी भी आप लोग खुद बनाइए ट्रिक। फिर आता है स से सौ, स से सिरोही याद हो गया। फिर आता है प्याज। भाई जोधपुरी तो प्याज री कचौरी आहा बस पूछो ही मती। तो जोधपुर से प्याज की कचौड़ी। केले से बांसवाड़ा। भाई केला होता है कैसा होता है, लंबा होता है, और बांस बांस भी कैसा होता है, लंबा होता है। तो बांसवाड़ा से हो गया आप लोगों के केला। तो ये टोटल हम लोगों ने ट्रिक के साथ में कंप्लीट वीडियो को देख लिया। याद रखिएगा मैंने सारी ट्रिक भी बता दी है, और जो जो ट्रिक मैंने आप लोगों को होमवर्क दी है वो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट अगर वीडियो बनाऊं तो उसमें भी आप लोगों को हेल्प मिले, या फिर बाकी जो कैंडिडेट कमेंट्स पढ़े तो उन लोगों को भी हेल्प मिले। और ये वीडियो आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डू लाइक सब्सक्राइब शेयर, और इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।